ओके, तैयारी अच्छी चल रही होगी। लास्ट कई दिनों से वी आर बेसिकली रिवाइजिंग, बिकॉज कंपनी लॉ में एक चीज बार बार देखने को मिलता है, डेज, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 30 दिन, कहीं 21 दिन, कहीं 60 दिन। तो इन डेज को अगर आप एक ही घंटे में कंपेयर कर करके पढ़े तो कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। तो आज चलिए हम सेक्शन 123 ऑनवर्ड्स 123 ऑनवर्ड्स, डिविडेंड, सीएसआर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनसे रिलेटेड जो डेज, फिगर्स, पेनल्टी हैं उसको मिलकर देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले जैसे डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होता है, विद इन हाउ मेनी डेज यू मस्ट डिपॉजिट द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक? 5 days। सिंपल था, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। नाउ दिस चार्ट विल हेल्प यू टू रिवाइज लॉट ऑफ थिंग्स। विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन आप उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में भेज देते हैं। एक डे का टाइम पीरियड ये है। एक और बात, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, स्क्रीन दिख रहा होगा, विद इन 30 days यू शुड पे द डिविडेंड। अगर आप नहीं पे करते हैं 30 days के अंदर, या सामने वाला क्लेम नहीं करता है, तो जैसे ही 30 days खत्म होता है, नेक्स्ट 7 days के अंदर, कितने डेज के अंदर? 7 days, इस बार नेक्स्ट है। 30 days वॉज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, देखो यहीं से काउंट हुए थे, पर ये वाला जो है ये नेक्स्ट 7 days के अंदर आप डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एक दूसरे अकाउंट में भेज देते हैं। देरी अगर करोगे तो आपको फिर 12% इंटरेस्ट पर एनम देना पड़ेगा। अगर आप नहीं ट्रांसफर करते हो तो आपको 12% इंटरेस्ट पर एनम देना पड़ेगा। तो अब पैसा कहां पहुंच गया, जल्दी बताइए। अब पैसा पहुंच गया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, और अब 7 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 7 years have now passed and still dividend is lying in unpaid dividend account. No one is coming to claim. तो अब आप ये पैसा भेजेंगे एक और एक फंड में जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप फंड है। आप इस फंड में इस पैसे को आप भेज दोगे। दिस इज नाउ ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सर, आई एम शेयर होल्डर, कैन आई क्लेम द मनी बैक फ्रॉम दिस फंड? यस। पुराने आंसर्स में नहीं था कि वंस इट इज ट्रांसफर टू आईपीएफ फंड यू कैन नॉट क्लेम। आजकल आप वापस क्लेम कर सकते हो। उसके लिए एक प्रोसीड्यूर है, हम लोग डिटेल क्लास में पढ़े थे। आई एम नॉट रिपीटिंग दैट अगेन। तो हमारा यह एजेंडा था इन छोटे छोटे डेज को वापस आपके लिए रिपीट करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कम टू द नेक्स्ट वन। अब आपका पैसा यहां है, यहां लाई डाउन कर रहा है। अगर किसी को क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हैं। फिर मोरओवर आजकल एक बात है, शेयर्स भी आईपीएफ में ट्रांसफर होने लगे। शेयर्स आईपीएफ में कब होते हैं? अगर उन शेयर्स पे लास्ट 7 साल से डिविडेंड कभी भी पे या क्लेम नहीं किया गया है, डिविडेंड हैज नॉट बीन क्लेम्ड और पेड फॉर 7 consecutive years, डिविडेंड डिक्लेयर हुए थे और कभी भी आपने अगर पे नहीं किया है, क्लेम नहीं किया है, तो ये अब आप ट्रांसफर हो जा रहा है। शेयर्स भी जिन पर 7 consecutive years, मतलब लगातार 7 साल होना चाहिए, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका आईपीएफ फंड में। और बाद में अगर रियल इन्वेस्टर आए और वो क्लेम करना चाहे तो आईपीएफ फंड से वो क्लेम कर सकता है। उसके लिए अलग प्रोसीड्यूर है, वो हम लोग क्लास में देखे थे। आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन नाउ। पक्का एवरीवन? तो ये डेज वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए एवरीवन? पक्का ना। उसी तरह एक सेक्शन नंबर हमारा 128 है, वहां पे हम पढ़ते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूजुअली रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाता है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं और रखना चाहें तो रख सकते हैं, इंडिया में कहीं और भी। बोर्ड डिसाइड करेगा एट बोर्ड मीटिंग कि हम कहां रखेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स का आदत क्या होता है, आप एक दिन मेरे से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में पढ़े थे, आप क्या दूसरे सिटी टाउन विलेज में रख सकते हो, वहां मैंने बोला था एसआर पास करके रख सकते हो, पर उस दूसरे शहर में 1/10 ऑफ द ग्रेटर देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिसाइड करते हो। ऐसा बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा। पर यहां पे क्या बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर आप दूसरी जगह रखना चाहते हो इन इंडिया, बीआर एट बीएम, वाह, नो एसआर, बीआर एट बीएम से हो जाएगा। एंड कंपनी आरओसी को एड्रेस बताएगा, 7 days के अंदर वो दूसरा एड्रेस बताएगा कि देखिए कहां रखा है। आप 7 days के अंदर ही बता देंगे। विद इन 7 days यू विल बी टेलिंग आरओसी द एड्रेस ऑफ सच अदर प्लेस। पढ़ के देखिए। पक्का एवरीवन? वेरी गुड। तो ये बीआर एंड बीएम में बहुत लोग इसको एसआर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फॉर्म नंबर याद हो तो लिखिए, वरना इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म लिखने से भी चलेगा। रिटन नोटिस विद इन 7 days आप बताओगे।
तो इसको कंफ्यूज मत करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग रिक्वायरमेंट है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या रिटर्न्स जब आप दूसरे शहर में रखते हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है, इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना। वैसे सेक्शन 130 एंड 131 बहुत पॉपुलर सेक्शन है। 130 में क्या होता है, अगर थोड़ा सा याद दिलाऊं, कि आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि आपने कुछ फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट किया है, एनसीएलटी डायरेक्शंस देते हैं, ऐसे करके कुछ था। 131 में वॉलंटरी, द वर्ड इज व्हाट, वॉलंटरी, आप वॉलंटरीली आप रिवाइज करना चाहते हैं तो वॉलंटरी रिवीजन कब कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और बोर्ड्स रिपोर्ट का, अगर ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड्स रिपोर्ट 129 साउंड आ रहा है ना, एंड 134 के अनुसार नहीं बना हो, देन यू कैन डू। If it is not according to 129 and 134, then you can go for voluntary revision. But voluntary revision जब आप करोगे तो पिछले 3 सालों का ही कर सकते हो, and that also after NCLT approval। वहां तो क्या होता है 130 में NCLT खुद डायरेक्शंस देता है करने के लिए, यहां सिर्फ पिछले 3 सालों का आप रीओपन कर सकते हो if it is not according to 129 and 134। पक्का एवरीवन? तो ये कंफ्यूजन मत करना। वहां पे क्या होता है, कंपलसरी जब मैं आपका ये रिवीजन करवाऊंगा, अगर मैं एनसीएलटी हूं तो मैं पिछले 8 सालों का करवा सकता हूं, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर ही रहे होंगे पिछले 8 सालों का, कोई भी 8 साल में से किसी भी साल का करवा सकता हूं। पर यहाँ पे ओनली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स की बातें हो रही थी। तो ये डेज से रिलेटेड हम चीजें आज पढ़ रहे हैं जहां जहां कंफ्यूजन होता है। वैसे ही एक 129A में सर्टेन अनलिस्टेड कंपनीज, सारे अनलिस्टेड कंपनीज के लिए नहीं, बट कुछ अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, फॉर सम अनलिस्टेड कंपनीज वी हैव टू डू समथिंग। सर्टेन अनलिस्टेड कंपनीज को क्या करना पड़ता है, स्क्रीन अगर दिख रहा होगा, सर्टेन, नॉट ऑल, सर्टेन अनलिस्टेड कंपनीज हैव टू प्रिपेयर पीरियोडिकली, जो रूल्स में डिटेल आएंगे उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, चाहे क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, जो भी, एंड बोर्ड के द्वारा अप्रूव करवाएंगे। उसके बाद ऑडिट करवाएंगे, या पूरा ऑडिट नहीं कराएंगे तो लिमिटेड रिव्यू करवाएंगे, मैंने क्लास में डिटेल में समझाया था, और उसको करवा के आरओसी को देंगे विद इन 30 डेज। कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड, जब पीरियड खत्म हो रहा है उस पीरियड के एंड से होगा। तो लैंग्वेज वापस देखो, सर्टेन अनलिस्टेड कंपनीज दे हैव टू प्रिपेयर पीरियोडिक, एनुअल नहीं, periodic financial statements, get it approved by the board. After getting approval, you have to get it audited or limited review by chartered accountant, and company will file with ROC within 30 days from the end of the period। तो अभी हम लोग आज क्या रिवाइज कर रहे हैं, सेक्शन 123 ऑनवर्ड, अलग अलग डेज अलग अलग सेक्शन में जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं पहले वो हम देख रहे हैं। अंडरस्टूड? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट सेक्शन 137 में एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप जो नोटिस बोला जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड, ये सब 21 दिन पहले शेयर होल्डर्स के पास डिस्पैच कर दीजिए। बट अगर आप लेस देन 21 डेज पहले ये सब सर्कुलेट करते हो, यानी 21 दिन पहले डिस्पैच नहीं करते, हो सकता 15 दिन 17 दिन पहले डिस्पैच किया था, तो भी हम मान लेंगे कि आपने प्रॉपरली सेंड किया है ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। अगर कितने लोग हाँ बोल दें तो लैंग्वेज देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शॉर्टर सर्कुलेशन हो रहा है। जब हम लोग नोटिस ऑफ मीटिंग पढ़ते थे, जनरल मीटिंग, वहां शॉर्टर सर्कुलेशन को 2 भाग में डिस्कस करते थे, एजीएम एंड ईजीएम। यहां ऐसा नहीं है। शॉर्टर सर्कुलेशन को वैलिडेट बनाने के लिए यहां जो आंसर दिया हुआ है ये बहुत देखा देखा हुआ लगेगा, पढ़ के देखिए, लगेगा आपको ईजीएम टाइप का। मेजॉरिटी नंबर एंटाइटल टू वोट, कैन यू गेट द वर्ड्स? मेजॉरिटी नंबर एंटाइटल टू वोट एंड इस मेजॉरिटी के पास 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग राइट टू वोट भी होना चाहिए, यानी सिमिलर टू ईजीएम। एजीएम में शॉर्टर नोटिस में क्या था, 95% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल टू वोट। यहां पे लैंग्वेज क्या है, मेजॉरिटी नंबर एंटाइटल टू वोट एंड दैट मेजॉरिटी इज हैविंग 95% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं वहां 95% ऑफ वोटिंग पावर। तो डिड यू अंडरस्टैंड? शॉर्टर नोटिस को हम वैलिडेट कर सकते हैं, एंड उसमें और एक चीज यहां पे लिखा हुआ है, शॉर्टर नोटिस कैन बी वैलिडेटेड एंड इट इज वेरी सिमिलर टू ईजीएम। यहां जो वैलिडेशन होगा वो सिमिलर टू ईजीएम टाइप के फिगर है। तो दिस इज अ गुड वन। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, बट इफ यू हैव रिवाइज्ड वेल कोई इश्यू नहीं है। उसी तरह देखो,
अब्रिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किसके लिए आया था कॉन्सेप्ट, इफ आई हेल्प यू टू रिकॉल? ये लिस्टेड कंपनी के लिए था। ये बेसिकली जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना मार्केट में, लिस्टेड कंपनीज के लिए था कि वो अपना डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जगह अब्रिश्ड वाला सब भेज सकती है शेयर होल्डर्स को, बट उसको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर डिटेल में देखना चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे अवेलेबल रहेगा फॉर इंस्पेक्शन। कब से? ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स हमेशा रहेगा, फॉर 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। ओके, यानी कि बड़ा वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप रजिस्टर ऑफिस पे रख दीजिए 21 दिन पहले से बिफोर द मीटिंग, एंड सेलियंट फीचर्स इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, ये जो है अब्रिश्ड वाला, ये भिजवा दीजिए टू एवरी मेंबर, एवरी डिबेंचर ट्रस्टी, उनको भिजवा दीजिए। बट इस लाइन का क्या मतलब है? दैट इफ द शेयर होल्डर्स डिमांड, अगर शेयर होल्डर्स फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग ले तो फिर उसको फुल मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते हम लिस्टेड कंपनी में हाफ ही देंगे, अब्रिश्ड ही देंगे, सॉरी नॉट हाफ, अब्रिश्ड। लिस्टेड कंपनी के लिए क्या बोला कि आप अब्रिश्ड भेज दीजिए, पर आपको ना रजिस्टर्ड ऑफिस में बंदोबस्त रखना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई आए देख सकता है, 21 दिन पहले से ये खुल जाना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए, और ये भेज सकते हैं आप। बट अगर कोई शेयर होल्डर्स पूरा मांग ले तो आपको पूरा देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये लोग भूल जाते हैं, स्पेशली दिस वन, आई थिंक मेनी ऑफ यू विल रॉन्गली राइट, इवन ये अनलिस्टेड कंपनी में विद इन 30 डेज लोग लिख के आते हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट पीरियड लोग लिखना भूल जाते हैं। तो दिस वीडियो इज ओनली हैमरिंग अपॉन दोज एरियाज जो आप मिस्टेक कर सकते हो। उसी तरह आइए, टाइम ऑफ फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने के टाइम को देखते हैं। व्हाट इज रिटन ओपीसी में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग देखो, लैंग्वेज देखो, विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओ माय गॉड, एंड है। इसमें भी लोग रॉन्ग करके आते हैं 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, वो जो नॉर्मल केस में वो लिख के नहीं आना है, और अगर एजीएम नहीं होल्ड होता है, लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड प्लस रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम टाइमली भी लिखा रहता है। नाउ एग्जाम में क्या पॉपुलर क्वेश्चन आ जाता है, फॉरेन कंपनी वाला, आंसर इज 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, FC3। जैसे एनुअल रिटर्न में इट इज 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉरेन कंपनी में, FC4। यहाँ पे इट इज 6 months, बहुत लोग 30 डेज एमसीक्यू में लिखेंगे, फॉरेन कंपनी का इट इज 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द होस्ट कंट्री। लैंग्वेज मिला? तो ये है हमारा AOC4 में जमा होता है ब्रॉडली अगर मैं बोलूं, फिर वो AOC4 XBRL और वो सब अलग चीजें, AOC4 CFS वो सब अलग चीजें। अब देखो AGM अगर आप कर रहे हो, 137 में लिखा है कॉपी हैज टू बी, if copy is adopted you file it with ROC within 30 days of AGM, and even if it is unadopted, ये देखो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो कॉपी है, CFS की कॉपी जो सब साथ में प्रेजेंट की जाती है, ले डाउन किया जाता है, FST CFST salient features of subsidiary ये सब ले डाउन किया जाता है, तो if it is unadopted still it is filed within 30 days of AGM as provisional financial statement. Later on after adoption, within 30 days of adoption you file it again. Are you understanding? But unadopted होता है, I'm not saying unaudited, I'm saying unadopted, shareholders ने adopt नहीं किया है तो भी फाइल किया जाता है as provisional, और रीजंस बताया जाता है, रीजंस फॉर नॉन एडॉप्शन बताया जाता है। तो ये भी आपको हेल्प करवा रहा हूं कि ये वाले जोन भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो वी आर ओनली हैमरिंग अपॉन टेक्निकल एरियाज टुडे, और चार्ट बुक रिवीजन हमारी अलग है यूट्यूब पर, हमारी डिटेल रिवीजन अलग है, पर ये रिवीजन भी बहुत काम आता है, स्पेशली लास्ट मोमेंट में। यू डोंट हैव टाइम टू वॉच 10 hours वीडियो, आप 1 घंटे में सारे वो पॉइंट्स देख सकते हो जहां भूलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। वैसे देखो अगर एजीएम नहीं होल्ड हुआ है तो भी जमा देना पड़ता है विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम, ये सब बताना पड़ता है। तो याद रहेगा पूरे बैच को कि टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ये चीज याद रखना, कहीं 6 months आ रहा है, कहीं 180 days आ रहा है, कहीं 30 days आ रहा है। तो रीड योर केस स्टडी और सब पार्ट्स ऑफ योर क्वेश्चन केयरफुली। नेक्स्ट देखो हम लोग अब उसमें जाते हैं, CSR में भी कुछ डेज के चक्कर थे। पहले तो आपको याद होगा CSR हर कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता है कि वो कंट्रीब्यूट करे। इज इट नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू कंट्रीब्यूट? नो। जिनके कुछ ट्रिगर लिमिट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं वो क्रॉस हो जाए, वो CSR के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज कंपनी को स्पेंड करना था 2 करोड़, पर कंपनी कर रही है 1.5 करोड़,
तो जो शॉर्टफॉल होता है इसका क्या होगा, इंग्लिश देखो, इसमें कुछ डेज का चक्कर है। शॉर्टफॉल अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसको 3 साल लगेंगे कंप्लीट होने में, अप टू 3 इयर्स, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 1 ईयर से ज्यादा, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफर विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू अनस्पेंड CSR अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक, एंड आफ्टर 3 इयर्स आर ओवर, जैसे 3 ईयर कंप्लीट होता है विद इन 30 days इन शेड्यूल 7। तो मैं आज क्या किया आपको पता चल गया होगा, सारे कंफ्यूजिंग डेज एक प्लेटर पर आपके संग डिस्कस कर रहा हूं। तो व्हाट आई हैव सेड अगेन, लुक हियर, CSR में आप देखो कि अगर 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैंने 1.5 करोड़ खर्चा किया है, शॉर्टफॉल, अब शॉर्टफॉल का ट्रीटमेंट दो तरीके से हैंडल होता है। इफ रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट व्हाट विल हैपन, इफ नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देन व्हाट विल हैपन। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इज अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट जो 1 साल से ज्यादा लगता है, जैसे आप बहुत सारा सैनिटेशन पाइप्स एंड टॉयलेट्स बना रहे हैं गांव में, 100 टॉयलेट है उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो विद इन 30 days आप अपने पैसे को अनस्पेंड CSR अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे इन अ शेड्यूल बैंक, एंड आफ्टर 3 इयर्स आप उसको शेड्यूल 7 के एक फंड में ट्रांसफर कर दोगे विद इन 30 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ 3rd ईयर। एंड इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो उसी साल 6 महीने के अंदर है, इस बार लोग कंफ्यूज होते हैं, इधर 30 days लिख के आ जाते हैं, 6 months के अंदर यू विल ट्रांसफर इट टू द फंड मेंशन इन शेड्यूल 7, हो सकता है PM केयर्स फंड हो, तो वहां पर आप इसको ट्रांसफर कर दोगे 6 महीने के अंदर। तो ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में भी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, पर अगर आप इस वीडियो को सुने हो ध्यान से तो ये कंफ्यूजन भी मैंने दूर करवा दिया। अब अगर सरप्लस हो जाए तो बिजनेस का प्रॉफिट बिल्कुल यूज फॉर नहीं माना जाएगा, CSR एक्टिविटी से अगर सरप्लस हो जाए, it will be used in the same project, number 1 option. Number 2, it will be transferred to unspent CSR account, okay, or number 3, transfer such surplus to a fund mentioned in schedule 7। तो सेम प्रोजेक्ट में आप करिए या आप अनस्पेंड CSR अकाउंट में करिए, ये सब आपको करना है कितने टाइम के अंदर करना है, विद इन 6 months, कितने महीने के अंदर बोला मैंने, विद इन 6 months from the expiry of the financial year you have to do these things। तीनों में से एक, surplus business profit तो है ही नहीं, it will be used in the same project and sorry एक ऑप्शन और है, you will transfer it to unspent CSR account, unspend the money according to the CSR policy and annual action plan of the company, or transfer the surplus to the fund mentioned in schedule 7 within 6 months from the expiry of the financial year। मुझे पर्सनली लगता है CSR से कुछ हलचल मचने वाली है, वीडियो को 10 सेकंड रिवाइंड करके फिर सुन लेना। और जब आपके पास अगर एक्सेस अमाउंट आप अगर स्पेंड कर देते हो, ये दूसरा पॉइंट एक, अगर आप एक्सेस अमाउंट स्पेंड कर देते हो CSR में, तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो आने वाले कई साल तक, कितने साल तक, 3 financial years, आने वाले 3 financial years तक आप अगर कभी शॉर्टफॉल हो तो इस पैसे को सेट ऑफ कर सकते हो कि अरे पहले मेरा 1 साल पहले ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, 2 साल पहले ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो यू कैन सेट ऑफ इन द कमिंग 3 financial years, आप इसको सेट ऑफ भी कर सकते हो। 4 नहीं है, कई लोग बचपन में बोनस एक्ट पढ़े होंगे, वहां अप टू 4th ईयर सेट ऑफ होता है, यहां पर 4 नहीं, इट इज 3 financial years। तो ये वीडियोस मैं बता रहा हूं ना आपको कमाल के हैं, बिकॉज इसमें MCQ, केस स्टडी, बड़े क्वेश्चन के सब पार्ट्स ऑल आर डन वेरी ब्यूटिफुली। उसी तरह आप देखोगे, हम वापस डिविडेंड में जा रहे हैं, अब कुछ फिगर्स रिलेटेड डिस्कशन हम करेंगे कि डिविडेंड में बहुत सारे फिगर्स आते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि इंटरिम, पहले तो सबसे पहले डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व जब हम करते हैं तो एक कुछ रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जब डिविडेंड अमाउंट ऑफ पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स करते हो, PL क्रेडिट बैलेंस करते हो, तब ये रूल्स अप्लाई नहीं करेगा अनलेस दे हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। ये लाइन ध्यान से सुनना। बट अगर हम फ्री रिजर्व से करते हैं तो ये वाला, इस पे आपने सम भी बनाया होगा, रेट ऑफ डिविडेंड जो आप डिक्लेयर करोगे अगर आप फ्री रिजर्व से कर रहे हो बिकॉज करंट ईयर लॉस है, तो पिछले 3 साल का जो एवरेज रेट है उससे ज्यादा नहीं हो चाहिए, दिस इज योर मैक्सिमम। ओके, अगर पिछले 3 सालों में आपने एक भी साल डिविडेंड नहीं दिया है, 0 0 0 0 तीनों साल, तो आपको ये वाला क्लॉज अप्लाई नहीं करेगा। पर अगर 1 साल भी अगर आपने दे दिया है तो आप इसी क्लॉज के अंदर हो, आप जितना दिए हो उस हिसाब से एवरेज करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट आप कितना ड्रॉ कर सकते हो इस टाइप के रिजर्व से, और ड्रॉ करते करते आपका बैलेंस, यानी वॉलेट में, मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लास में, वॉलेट में जो पैसा बचे खर्चा करते करते वो कितना मेंटेन होना चाहिए।
तो बैलेंस ऑफ रिजर्व्स पहले पढ़ लेते हैं. दैट शुड बी मिनिमम 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, और कितना आप ड्रॉ कर सकते हो? 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. और उसमें से भी ये जो अमाउंट आ रहा होगा, इस अमाउंट में से पहले आप एक लेस कर दोगे. क्या लेस कर दोगे? करंट ईयर लॉस. इस साल कोई अगर लॉस हुआ है उसको पहले लेस करोगे इस अमाउंट से. अंडरस्टूड? तो अमाउंट आप निकाले, 1/10 अमाउंट आपका एक आया सपोज, तो वो यूज पूरा नहीं कर पाओगे, उसको यूज करने के पहले लेस करोगे करंट ईयर लॉस. सिर्फ करंट ईयर, जिस साल हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उस साल अगर कोई लॉस हुआ है, तो बेसिकली लोएस्ट ऑफ दीज 3-4 आइटम्स हैव टू बी टेकन. अंडरस्टूड? ताकि तीनों चारों सब चीज कंप्लाई हो जाए. तो ये मैं फास्ट हूं बट मैं टच करके आगे आगे निकल गया बहुत सारे चीजों को लेकर. ठीक है, वैसे ही इंटरिम डिविडेंड के बारे में सोर्स क्या है? फ्री रिजर्व नहीं मेंशन किया है, पीएल क्रेडिट बोला. प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस क्वार्टर अप टू द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, जो क्वार्टर जस्ट पिछला क्वार्टर जो खत्म हुआ है, या प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो साल चल रहा है उस करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट से फॉर विच इट इज डिक्लेयर्ड. जिस साल का प्रॉफिट है उस साल के इंटरिम डिविडेंड से आप डिक्लेयर कर सकते हो. इंटरिम डिविडेंड का लैंग्वेज आजकल क्या है? आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड एंड अप टू द डेट ऑफ एजीएम. इस पीरियड के बीच में जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो. अब जैसे ये साल अगर आपको दिख रहा है 2021 लग रहा है मुझे, तो 2021 में मैं अगर इंटरिम डिविडेंड 1920 के प्रॉफिट से करता हूं, मजेदार बात सुनो, और हो सकता है 2021 में मैं अप्रैल 20 से जून 20 के प्रॉफिट से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं. तो अगर मैं 1920 के प्रॉफिट से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं तो इंटरिम डिविडेंड 1920 का माना जाएगा. अगर मैं 2020 के प्रॉफिट से, मतलब अप्रैल से जून 20 के प्रॉफिट से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं तो इंटरिम डिविडेंड 2021 का माना जाएगा. तो दीज ऑब्जर्वेशंस आई हैव डन इन द क्लास इन डिटेल. यहां मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं कि इंटरिम डिविडेंड जब आप डिक्लेयर करते हो ना, तो इसमें एक फिगर था यहां मिसिंग है, मैं बाद में ऐड कर दूंगा, कि जिस रेट ऑफ, अगर आपका करंट ईयर में लॉस है, मैं लैंग्वेज पढ़ के बताता हूं आपको. इंटरिम डिविडेंड के लिए एक लैंग्वेज था, आई जस्ट रीड इट आउट एंड या, अगर कंपनी का लॉस है करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, इंटरिम डिविडेंड का मैक्सिमम रेट फिर लास्ट 3 साल का एवरेज रेट के ऊपर नहीं हो सकता है. मतलब अपर रेट ऑन इंटरिम डिविडेंड पर एक फिगर है कि इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द लास्ट क्वार्टर, जो भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो लास्ट क्वार्टर तक अगर लॉस है तो ही अपर कैप है. हर समय 3 साल का डिविडेंड दे दे तो तुम एवरेज निकाल के इंटरिम डिविडेंड पे अपर कैप मत लगाना. अपर कैप कब लगता है? इफ लॉस अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, if there is loss up to the end of the quarter, तो there is a cap on interim dividend. If there is loss up to the end of the quarter, याद रहेगा? Very good. उसके बाद हम लोग जाते हैं अब CSR के फिगर्स पर. तो what are we doing? We are comparing these sections. जो आप ही लोग बोलते थे एक पढ़ते हैं एक भूल जाते हैं, एक पढ़ते हैं एक भूल जाते हैं. तो तैयारी सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि कंपेयर करें, कहीं 7 दिन थोड़ी देर पहले पढ़े, कहीं डेज पढ़े. बेस्ट कंपैरिजन जैसे हुआ अभी थोड़ी देर पहले कि सर आप एक दिन पढ़ाया था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को दूसरे शहर में रखने से एसआर पास करना पड़ता है, उस दूसरे शहर में मोर देन 10% ऑफ द मेंबर्स डिसाइड करना पड़ता है. बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बीआर एंड बीएम है, वो मोर देन 10% की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बस कंपनी को 7 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ता है वो दूसरा जगह कौन सा है. तो वैसे कंपेयर कर करके हम लोग पढ़ रहे हैं ना. उसी तरह यहां पे आपको मैंने कंपैरिजन दिखाया. इंटरिम डिविडेंड में ये अपर कैप ऑन इंटरिम डिविडेंड कब लगता है? अगर लॉस हो रहा है अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, वरना नहीं. एंड ये वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस पे मैंने क्लास में 2 न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, यू मस्ट रिवाइज. CSR, इन तीनों में से अगर एक भी लग जाए ना. यहाँ नेटवर्थ का डेफिनेशन आपको मैंने डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन बोल के क्लास था, उसमें पूरा अच्छे से बताया था, प्लस माइनस. बार बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, दिस विल कम, डू इट. इन तीनों में से कोई भी अगर लग जाए तो CSR कमिटी बनाना पड़ेगा जिसमें 3 डायरेक्टर्स मिनिमम होंगे और 3 में से एक जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हु सैटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस. यानी ऑल पार्ट टाइम डायरेक्टर्स डू नॉट ऑटोमेटिकली बिकम इंडिपेंडेंट. उनको पहले कुछ कंडीशंस सेक्शन 149 और उसके रूल्स में लिखे होंगे, वो कंप्लाई कर देता है तो वो माना जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. उसी तरह देखो यहां पे लिखा हुआ है कि CSR, मैंने ही बोला ना आपको कमिटी भी बनाना पड़ता है जो बेसिकली रेकमेंड करता है बोर्ड को ये अच्छे अच्छे प्लान्स हैं.
एंड बोर्ड फाइनल डिसीजन लेगा। बट CSR कमिटी इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं बनाने की दरकार पड़ती है सम कभी कभी। इफ जो CSR स्पेंडिंग है मैक्सिमम 50 लाख होने वाली है, इफ योर CSR स्पेंडिंग इस पे ध्यान देना, इस पे आने का चांस है, इज मैक्सिमम 50 lakhs कैलकुलेट करके आया है, तो कमिटी नहीं बनाने से भी चलेगा, बोर्ड कैन टेक द इनिशिएटिव। बट अगर किसी कंपनी का ये अनस्पेंड CSR अकाउंट खोलने का नौबत आ गया, क्यों आया होगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, शॉर्टफॉल है, जितना डाला है आपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में उतना नहीं डाला, कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो अगर अनस्पेंड CSR अकाउंट खोलने की नौबत आ गई है, तो चाहे आपकी CSR स्पेंडिंग 50 लाख के ऊपर नहीं जा रही है, तो भी कमेटी को बनाना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये दोनों तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फिगर से रिलेटेड एक और चीज, CSR इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, वेरी वेरी प्रोबेबल। हर कंपनी मैं बता रहा हूं, हर कंपनी जिसका भी, क्या हो सर, जिसका भी बताता हूं, जिसका भी एवरेज CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या 10 करोड़ से, जिसका एवरेज CSR जो ऑब्लिगेशन है पिछले 3 सालों का जो एवरेज है, ओके, 10 करोड़ या 10 करोड़ का इन लोग CSR स्पेंडिंग किए हो 3 साल में, उनको एक इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा। क्या चीज का असेसमेंट करवाएंगे सर? ये असेसमेंट करवाएंगे बेसिकली CSR प्रोजेक्ट्स का, जिन प्रोजेक्ट्स पर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा लगा है, ओके, खर्चा हुआ है जिन पर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए हुए कितना दिन हो गया, एंड विच हैव बीन कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 year बिफोर अंडरटेकिंग, यानी कि 1 साल या 1 साल के ऊपर हो गए हो, तब इंपैक्ट असेसमेंट होता है। पहले ये बात समझो, अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है या जस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। कंप्लीट हुए हुए 1 साल होना चाहिए और उस प्रोजेक्ट पर 1 करोड़ का खर्चा होना चाहिए, तब हम इंपैक्ट असेसमेंट करवाएंगे उस प्रोजेक्ट का, जिसको कंप्लीट हुए हुए 1 साल एंड जिस पर खर्चा 1 करोड़, सब एक का मैजिकल फिगर है। बट ये किस कंपनीज में ऐसे असेसमेंट हो गए, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जिस कंपनी का एवरेज CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ और मोर हो इन द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, यानी कि फर्स्ट ट्रिगर ये है कि ये होगा, तो आपको ये 2 पॉइंट चेक करना है। अगर आपकी कंपनी का एवरेज CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ और मोर है ही नहीं, तो आपको इंपैक्ट असेसमेंट की इस प्रोजेक्ट लगाने से क्या इंपैक्ट फायदा हुआ है वो देखना ही नहीं है। तो ये रिपोर्ट हर साल एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR जो जाती है उसके साथ ये रिपोर्ट भी जाएगी, एंड कंपनी में टेक इंपैक्ट असेसमेंट। खर्चा भी होता है ये सब इंपैक्ट असेसमेंट पर, ये जो खर्चा होगा दैट कैन बी मैक्सिमम, ओके, इसको CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के कंपनी बुक कर सकती है इंपैक्ट असेसमेंट के खर्चे को फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मैक्सिमम ये वाला खर्चा 2% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर और 50 लाख रुपीज, ओके, विच एवर इज हायर, ये वाला होगा। मैक्सिमम 2% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर और 50 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, CSR इंपैक्ट असेसमेंट की बातें हो रही थी कि CSR इंपैक्ट असेसमेंट कब करवाना पड़ता है, वो भी आपने देखा। उन कंपनियों को जिसका एवरेज CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ और मोर हो, पर उसके हर प्रोजेक्ट में नहीं, जिनको कंप्लीट हुए 1 साल हो गया हो, तब ना इंपैक्ट असेसमेंट करवाओगे, और जहां पर जो खर्चा लगा हो 1 करोड़ का हो, और इस पे इंपैक्ट असेसमेंट में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, दिस कैन बी शोन एज अ CSR एक्सपेंडिचर, पर कितना तक, 2% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर और 50 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर। CSR के डिटेल रिविजन वीडियोस अलग हैं, ये सब रिविजन में आप जहां कंफ्यूज होते हैं फिगर्स में, मैंने सिर्फ उसको समेटा है, फिगर्स, डेज एंड पेनल्टी वाले। नाउ पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, वेरी वेरी फेमस, ये आपने लिखा नहीं है, सेक्शन 127 रूपल जी इंसर्ट कर देगी, 4-5 लाइन्स के थे, ये लिख देंगे कि इस पर आप देखोगे डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स को 1000 रुपीज पर डे देना पड़ता है, कंपनी पर इंटरेस्ट 18% पर एनम का लग जाता है, इसमें 18% पर एनम, एंड डायरेक्टर्स का कितना था, 1000 पर डे। वैसे ये भी बहुत फेमस है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, 128 में। नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 129 और उसका पनिशमेंट, ये दोनों में से एक तो एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद एक और फिगर बहुत फेमस था, पनिशमेंट 136(3), यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका अगर सर्कुलेट नहीं हुआ टाइम पर, ये सब को लेकर क्या पेनल्टी लगने वाला है।
अंडरस्टूड? कंपनी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी आरओसी के पास जमा नहीं देती है और तब किसकी जिम्मेदारी है? तो इस 5 में से मुझे पर्सनली लगता है एक आने के अच्छे चांस है. आई शो इट टू यू विच पॉइंट आई एम टॉकिंग. ये देखो, ये तो हर 2 टर्म में आ जाता है और इसमें एक फेमस क्वेश्चन है, कब कब आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगा नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. दैट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, केस स्टडी में आ जाता है. नाउ लुक हियर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हो या जो जो उसमें बोला गया था 128 में उन चीजों का नहीं कर रहे हो, तो किस किस के ऊपर लगता है? एमडी, डब्ल्यूडी इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ, ये सब लर्न करना होगा. या जो भी इंसान जिसको बोर्ड ने जिम्मेदारी दी हो और वो आदमी ने भी ली हो सकता है कंपनी का अकाउंटेंट हो, उनके ऊपर है. तो हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल, डिड यू सी? एंड और एक वापस आया है, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. तो भी देखो आंसर सेम है, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल. पढ़ के देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये पढ़ के देखिए, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल. यहां फिगर नहीं टाइप हुए. फिगर में देखिए, आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है कि इन लोगों के ऊपर 128 में फाइन कितने का? मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 lakhs. और ये वाले में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है. ये तो बहुत बड़ी बात हो गई. यहां पर आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे सेम चीज है, पर उसके अलावा यहां पर एक नया लैंग्वेज और है. फाइन 50,000 तो है ही, मैक्सिमम 5 लाख. एंड इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है देखोगे आप, फाइन 50,000, मैक्सिमम 5 लाख. एंड जो भी गलत किए होंगे ना ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स, जेल अप टू 1 ईयर, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर. एंड है वो भी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाना बड़ा बात है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हो, उस पर एफएसटी अगर आपकी गलत हो जाए तो फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट की बात भी होती है, हो जाती है कई बार. लैंग्वेज देखो ध्यान से. और कोई अगर ऑफिसर नहीं होता 129 में, देन ऑल द डायरेक्टर्स. इफ नो सच ऑफिसर, देन ऑल द डायरेक्टर्स. तो इस पीडीएफ में थोड़े से करेक्शंस हैं. कोई ऑफिसर नहीं है, देन ऑल द डायरेक्टर्स. तो इसके फिगर्स नहीं थे. पक्का ना? एक फिगर से रिलेटेड टॉपिक यहां आ गया, एक्सबीआरएल कौन से कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है. मैं बोल रहा हूं ना, ये 1A का जो पीडीएफ है, यानी ये जो 123 से 137, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग फिगर्स है. लिस्टेड कंपनी एंड देयर इंडियन सब्सिडरीज, चाहे वो लिस्टेड ना हो तो भी. कंपनीज विद पेड अप कैपिटल 5 crores और मोर, ये सब सुबह टैक्सी में पढ़ोगे तो 2 बजे एग्जाम तक याद रहेगा, अगर एग्जाम 2 बजे होता है. कंपनीज विद टर्नओवर ऑफ 100 crores और मोर, तीनों में से कुछ भी. या जो कंपनी इंड एएस के अंदर गवर्नड होती है, आजकल सभी लिस्टेड कंपनी गवर्नड है, और ये लोग एग्जेम्प्टेड है. बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस एग्जेम्प्टेड है. पहले 4 एग्जेम्पशन है. पहले तो वो भी एग्जेम्प्टेड था, पावर सेक्टर कंपनी, आजकल वो एग्जेम्प्टेड नहीं है. तो टर्नओवर 100 है इस वाले में. नहीं सर, आप तो सुबह बोले थे टर्नओवर 1000 crores है. 1000 crores तो सीएसआर में लागू था टर्नओवर. ओके, नेटवर्थ 500 crores और मोर, एंड फुस हो गया क्योंकि आगे लिखता है नेट प्रॉफिट्स 5 crores और मोर. तो सीएसआर में टर्नओवर 1000 crores और मोर में ट्रिगर हुआ था. यहां पर देखो टर्नओवर का फिगर क्या है, 100 crores. तो मैं कंपेयर इसीलिए करवा रहा हूं, so that it's basically it gets absorbed. okay, तो ये है हमारा basically figures related to XBRL. पनिशमेंट में आप देखो 136(3) में पेनल्टी वर्ड यूज हुआ है कि आपका एफएसटी सर्कुलेट नहीं हुआ टाइम से, उतनी बड़ी बात नहीं है. फाइन भी यूज नहीं हुआ है, पेनल्टी कंपनी पे इतना, ऑफिसर पर इतना. बट अगर आरओसी के पास कॉपी जमा ना हो तो किस किस को आप पकड़ सकते हो. ओके, तो कॉपी जमा नहीं होने से भी पेनल्टी वर्ड यूज हो रहा है. फाइन कुछ कुछ जगह यूज हुआ था, पेनल्टी कुछ कुछ जगह हुआ जाता है. यहाँ पे एमडी, सीएफओ, और एमडी एंड सीएफओ नहीं होते, एनी अदर डायरेक्टर जिसको बोर्ड ने जिम्मेदारी दी हो, उनको हम पकड़ेंगे और ये लगेगा पेनल्टी का फिगर. फाइन को टिक मत करना कम से कम एमसीक्यू में. कॉपी जमा नहीं देना उतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं है. ओके, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं हो रहा, बड़ी गुस्ताखी. वहां फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, ये भी कुछ टेक्निक्स होता है. जब अगर एमसीक्यू में आपके फिगर्स आ जाएं तो आप कॉन्सेप्चुअली, अगर सॉलिड हो कि मैं नहीं, मैं
कॉपी जमा नहीं हुआ है ना, तो पेनल्टी को टिक करूंगा, मैं फाइन के फिगर को टिक नहीं करूंगा। पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है ही नहीं, देन द थिंग्स आर डिफरेंट। याद रहेगा। तो इन दिस पर्टिकुलर तैयारी सेक्शन आई हैव डन विथ यू सेक्शन नंबर 123 से लेकर 137 में जो डेज, फिगर्स एंड पेनल्टीज, इसके पहले मैंने दूसरे वीडियोस भी डाले हैं, इसमें मैं रिकमेंडेड वीडियोस में भी उसको क्रॉस लिंक कर दूंगा। तो इस जोन में, एंड आई एम श्योर जिसने भी सुना होगा आप कुछ कुछ डेज भूल रहे थे, तो आपका वापस से कंसोलिडेट हो गया। चार्ट बुक रिवीजन अलग है, वो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, बाकी रिवीजन्स अलग है। नाउ इसी में एक चीज बताना चाहूंगा मैं, जैसे जब हम लोग CSR पढ़ते हैं ना, I'll just show it to you. Just a second. एक बुक था, मैं देख रहा हूं, yes. I'll just show it to you. Wait. इसी में CSR से रिलेटेड एक डेज और है, वो मैं आपको एक बार दिखलाता हूं फिर से। There is a day related to CSR. CSR is a very important topic. अब एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको बहुत टाइम लेकर पढ़ना पड़ेगा CSR के टॉपिक को। CSR में just a second. ये तो हो गया था, रिपोर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स वेर डन। हाँ, CSR रिपोर्टिंग, CSR 2, हर कंपनी को जो भी 135 के अंदर गवर्न हो, उन्हें एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है CSR का। इनफॉर्म CSR 2 ROC को जमा देंगे एज एन अडेंडम टू AOC 4। AOC 4 के साथ एक CSR 2 नाम का फॉर्म भी हर साल जाएगा। बोर्ड्स रिपोर्ट के अंदर भी एक एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR रहता है इन एनेक्सर्स। फॉरेन कंपनी में द बैलेंस शीट विच इज फाइल्ड विल कंटेन एन एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। तो CSR रिपोर्टिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैसे कैसे होता है, तो आप समझ में आ रहा है आपको कि CSR 2 नाम का फॉर्म रिपोर्ट ऑन CSR हर कंपनी एज एन अडेंडम टू AOC 4 जमा देने लगी है आजकल। ओके, एंड बोर्ड रिपोर्ट में एक एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR अलग होता है, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स एवरीथिंग। एंड इसी में आप देखोगे देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड बोर्ड्स रिपोर्ट। उसमें भी है ना, एक लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो मैं बता देना चाहता हूं। हु साइंस द बोर्ड्स रिपोर्ट, ये साइनिंग वाले क्वेश्चंस भी कई बार कंफ्यूजन करते हैं। इसी 134 में एक था हु साइंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन साइन करता है ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड? चेयरपर्सन इफ इज ऑथोराइज बाय द बोर्ड, और 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 विल बी MD। और अगर आपकी कंपनी में CEO है, अगर है, CFO है, CS है, अगर है, तो वो भी साइन करेंगे। ये था 134(1). लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर मैं अभी क्या करवाना चाह रहा था, 134(6). बोर्ड्स रिपोर्ट कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। वेट, इफ ही इज ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, एंड इफ ही इज नॉट ऑथोराइज्ड, एनी 2 डायरेक्टर्स, एक MD हो अगर कंपनी में MD है। अब OPC में एक ही डायरेक्टर अगर है तो एक डायरेक्टर साइन कर देगा। तो डिड यू अंडरस्टैंड? और वैसे ही बोर्ड्स रिपोर्ट में भी है ना, बहुत सारे एनेक्सर्स होते हैं बोर्ड्स रिपोर्ट के अंदर भी। बोर्ड्स रिपोर्ट में ये सारे एनेक्सर के रूप में जाते हैं। लुक एट द वर्ड्स, ये सारी चीजें एनेक्सर के रूप में बोर्ड्स रिपोर्ट में भी जाती है। तो हम एक होलिस्टिक रिवीजन विद अ वेरी स्मार्ट अप्रोच कर रहे थे। बोर्ड्स रिपोर्ट का एक फेवरेट क्वेश्चन है, वो मैंने क्लास में करवाया था, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, मैंने कई बार बोला है। और यहां पर भी एक पेनल्टी है कि बोर्ड्स रिपोर्ट अगर सही डिस्क्लोजर्स नहीं होता है तो कंपनी पर पेनल्टी लग रहा है, ऑफिसर पे भी पेनल्टी लग रहा है, फाइन वाइन नहीं है इसके केस में। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 123 से 137। तो एक बार हम अभी पॉज करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्ट हो गया, अब और आगे बढ़ते हैं। और हम लोग इन दिनों एक बहुत इनोवेटिव सेशन कर रहे थे कि कंपनी लॉ में जो कंफ्यूजन होता है, सर सारे डेज, फिगर्स, पेनल्टी एक ही लगते हैं सर, तो उससे उभरने के लिए, उन प्रॉब्लम से उभरने के लिए वी वर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 138 से 148 कंपनी लॉ। ओके, नाउ लुक हियर, यहां पर
आज हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स में बहुत कंफ्यूजन है डेज को लेकर, तो उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे एक अच्छे चार्ट से। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर मैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं, फर्स्ट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट बोर्ड मीटिंग विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। बट अगर मैं फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी बात करूं, वहां तो याद रखना अपॉइंटमेंट का पहला जो ऑप्शन रहता है वो CNAG के पास रहता है विद इन 60 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इज द वीडियो ऑन, या क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इट रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी और इट्स रिलेटेड टू नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर CNAG नहीं कर पाता है, देन द लैंग्वेज इज एल्स बोर्ड विल अपॉइंट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। और अगर बोर्ड भी नहीं कर पाता है, देन विद इन 60 डेज एट EGM शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट। तो ये फ्लो ऑफ इवेंट्स, डेज का कंफ्यूजन मेरे इस चार्ट से दूर हो सकता है, बिकॉज ऐसे चार्ट मैंने कहीं नहीं देखे हैं जो कंफ्यूजिंग एरिया को बगल बगल में ये वाले अपॉइंटमेंट्स को कंपेयर करके करवाएं। जैसे वहां जब नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड नहीं कर पाता है, बोर्ड शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे एंड शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज। पर ये 90 डेज जो है ना, ये नेक्स्ट 90 डेज नहीं है, दिस इज 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट EGM। पर यहां पे जो है ये नेक्स्ट 60 डेज की तरह ट्रीट होता है, बिकॉज यहां ऑलरेडी नेक्स्ट 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 का फ्लो चार्ट आ गया था। तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, पहला ऑप्शन CNAG, सेकंड ऑप्शन BOD, देन शेयर होल्डर्स। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, बोर्ड एंड देन द शेयर होल्डर्स। एंड टाइमलाइंस आप देखा कंफ्यूजन, यहां नेक्स्ट 90 डेज नहीं है, दिस इज 90 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। ओके, सिमिलरली अब हर साल जब ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में तो हर साल अपॉइंट होता है, बिकॉज एक एक साल के लिए विद इन 180 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। बट इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड फॉर वन टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दिस AGM टू द कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM। तो ये याद रखिएगा टर्म। उसके बाद कैजुअल वैकेंसी एक गवर्नमेंट कंपनी में और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैसे फिल होगा, मैं एक बार फुल पेज करता हूं, आप स्टडी कर पाओगे बेटर इफ आई जूम दिस पेज जस्ट फॉर यू। यस, तो कैजुअल वैकेंसी एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी में देखो दो सिनेरियो है, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, एंड और एक है रेजिग्नेशन। तो अगर रेजिग्नेशन के द्वारा हो रहा है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, पहले बोर्ड रेकमेंड करेगा और उसके बाद शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे विद इन 3 months। यानी बोर्ड के अपॉइंटमेंट से भी काम नहीं चलेगा, अप्रूवल बाय शेयर होल्डर्स चाहिएगा विद इन 3 months। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में द लैंग्वेज इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन 30 days फ्रॉम वैकेंसी, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन 30 days फ्रॉम वैकेंसी से 30 days, यहां इनकॉर्पोरेशन मत लिख देना। पर नॉर्मल सिनेरियो में कैजुअल वैकेंसी अगर गवर्नमेंट कंपनी का होता है, तो आई रिपीट, एवरी ऑप्शन इज फर्स्ट गिवन टू CNAG विद इन 30 days ऑफ वैकेंसी। CNAG नहीं करेगा तो बोर्ड करेगा विद इन नेक्स्ट 30 days। एक ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा पूरे पेज में, बोर्ड जब जब आया था ना उसके बाजू में 30 days आता है। अब वो 30 days कहां से काउंट होता है, दैट इज अ चैलेंज फॉर अस। कहीं 30 days यहाँ इनकॉर्पोरेशन से काउंट होता है, कहीं नेक्स्ट काउंट होता है, कहीं 30 days वैकेंसी से काउंट होता है। एंड जो कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट होते हैं ना लोग, वो बचे हुए टाइम के लिए नहीं होल्ड करते, दे विल ओनली बी होल्डिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM। सपोज 1 साल बाद एक ऑडिटर मर गया, तो अब जो नया ऑडिटर आया वो नेक्स्ट 4 साल नहीं होल्ड करेगा। द पर्सन अपॉइंटेड विल बी ओनली होल्डिंग ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM। सो आवर एंटायर दिस डिस्कशन इज इन डेज को कंपेयर करके पढ़ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, यहां पर हम लोग एक और एस्पेक्ट पढ़े थे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी का टेन्योर का लेकर, कि अगर इंडिविजुअल है तो 1 term ऑफ 5 consecutive years के बाद देयर इज अ कूलिंग पीरियड इन द सेम कंपनी, ही कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। बट अगर फर्म है, द फर्म मे बी रीअपॉइंटेड फॉर द सेकंड टर्म ऑल्सो, बट 2 terms हो जाने के बाद देन देयर इज अ कूलिंग पीरियड आफ्टर 2 terms। अपार्ट फ्रॉम दिस सिंपल कॉन्सेप्ट, कंपनी ऑडिटर को बताएगा, देखो जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है ना, कंपनी ऑडिटर को बताता है कि आप अपॉइंट किए गए हो। ओके, कंपनी ROC को भी बताएगा, लैंग्वेज देखना, विद इन 15 days ऑफ AGM वेयर द ऑडिटर इज अपॉइंटेड, ADT 1 ROC को कंपनी फाइल करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में कई बार 30 days याद रह जाता है, पर जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है कंपनी के द्वारा जनरल मीटिंग में,
तो विद इन 15 डेज ऑफ एजीएम ऑडिटर इज अपॉइंटेड, जहां पर अपॉइंट होता है और कंपनी आरओसी को डिटेल्स देती है विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट इन एडीटी 1 विद आरओसी, ये फॉर्म जमा होता है। इज इट ओके? आफ्टर दिस हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखे थे, अपॉइंटमेंट्स तो हो गए, ये डेज वाला जो चक्कर था ये क्लैरिटी आ गई। अब बात हो रही है रिमूवल की। रिमूवल में डेज का चक्कर क्या है? लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। रिमूवल का ये चार्ट बहुत रिस्की है, बहुत ध्यान से देखना होगा। पहले ना स्टेप्स सीक्वेंस आपको इसमें रिमूवल में याद रखना होगा। रिमूवल में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर एक्सपायरी जब आप हटाते हो, पहले बोर्ड रेजोल्यूशन है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल के बाद विद इन 60 डेज आपको प्रायर एसआर भी पास करना पड़ता है। ये लैंग्वेज देखो, बोर्ड को आप अप्लाई करोगे, बोर्ड का रेजोल्यूशन पास करोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन के 30 डेज के अंदर अप्लाई टू सीजी विद इन 30 डेज, ओके। एसआर विद इन 60 डेज, मतलब कि ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, समय से पहले आप हटाना चाहते हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर रहे हो विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग बुला रहे हो, एसआर पास कर रहे हो विद इन 60 डेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, एंड सब कुछ करने के पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो यार उसको भी देंगे ना हम, ऐसे उसको खड़े खड़े थोड़ी हटा देंगे। तो दिस सीक्वेंस आई सॉ दैट मेनी पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स। लुक एट द लैंग्वेज, व्हाट पीपल आर राइटिंग, बोर्ड एसआर सीजी, नो 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 नो। बोर्ड के रेजोल्यूशन के कितने दिन बाद आप सीजी के पास चले जाने चाहिए थे इन एडीटी 2? नहीं, आपने 1 बोला ना। 1 was whenever auditor is appointed at AGM, ADT 1 is filed with ROC within 15 days। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ये वाले वीडियोस में आपको अभी इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है। यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम हॉल कि बहुत सारे डेज इन्हीं वीडियोस से रिफ्लेक्ट हुए थे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ वी टॉक अबाउट ADT 3। नाउ व्हाट इज ADT 3? कि ऑडिटर जब रिजाइन करता है, इस बार विद इन 30 डेज फ्रॉम रेजिग्नेशन, वो किस किस को बताएगा? ऑडिटर जो है वो कंपनी को बताएगा, वो आरओसी को बताएगा, अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो सीएनएजी को भी बताएगा, रीजंस बताएगा कि वो क्यों रिजाइन कर रहा है, वो बता सकता है इन एडीटी 3। और इस बार 30 डेज है, 15 डेज अपॉइंटमेंट के समय था। इज इट क्लियर? सर उसकी बात बताइए। अगर ये नहीं बताता है तो उसके ऊपर फाइन मत लगाना, जल्दी से फाइन वर्ड यूज मत करो, पेनल्टी लगेगा मिनिमम 50,000 और द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस and further penalty of so and so per day after the first day, ये भी उसके ऊपर लगने वाला है। ये फिगर एक बार क्रॉस चेक करेंगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 lakhs। तो इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टी, एक बार मैंने देखा है एक प्रोफेशनल एग्जाम में आया हुआ है, दैट्स व्हाई आई हैव आल्सो डन। नाउ ये क्या होता है कि प्रोसीड्यूर फॉर स्पेशल नोटिस, स्पेशल नोटिस की दरकारी कब आती है? स्पेशल नोटिस कब दरकार में आता है? फॉर अपॉइंटिंग an auditor other than the retiring auditor, कि एक ऑडिटर फर्म है, उसका 1 टर्म कंप्लीट हुआ है, पर हमने एक रेजोल्यूशन मूव किया कि हम किसी और को अपॉइंट करेंगे पर उसको अपॉइंट नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे कितने शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं स्पेशल नोटिस के लिए। कंपनी लॉ के हम लोग दूसरे सेक्शन 115 में भी पढ़े थे। उतने शेयर होल्डर्स जाएंगे और यहां पर अप्लाई करेंगे। सर्टेन मेंबर्स क्या करेगा? कंपनी को देंगे प्रपोजल कि ऐसा ऐसा हम डिस्कस करना चाहता है। कंपनी ऑल मेंबर्स को देगा 7 दिन पहले कि हम ऐसा ऐसा डिस्कस करना चाहते हैं। इंडिविजुअल नहीं देगा तो एडवर्टाइज कर देगा। तो स्पेशल नोटिस का प्रोसीड्यूर ये 14 डेज है, ये 7 डेज है। याद है 1% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स और मेंबर्स मिनिमम पेड अप वैल्यू शेयर कैपिटल 5 लाख समथिंग लाइक दिस। तो ये कब होता है? लैंग्वेज देखो, फॉर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर other than the retiring auditor या expressly providing that the retiring auditor will not be reappointed। या मैंने स्पेशल नोटिस ट्रिगर करवाया। now CNAG, now what is this section? यहां पे लिखना चाहिए मुझे सेक्शन 143 सब सेक्शन 6। यहां पे CNAG क्या करता है कि उसके पास कई पावर्स हैं कंपनी ऑडिट को लेकर। विद इन 60 डेज में क्या करवा रहा हूं पता है? सारे डेज वाले प्रोविजंस एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं उस चैप्टर का, ताकि वो जो कंफ्यूजन होता है ना, कहाँ 15 डेज था एडीटी 1 में, कहाँ 30 डेज है एडीटी 3 में, कहाँ पर वापस 30 डेज, इधर पे भी 30 था, इधर 2 टाइप के डेज इन्वॉल्व थे रिमूवल में, 30 एंड 60, इधर 14 एंड 7। दिस इज नॉट एक्चुअली रिमूवल, दिस इज कि हम उसे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, उसका 1 टर्म कंप्लीट हुआ उस फर्म का, एंड फर्म कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मैंने आपको बताया।
नाउ सीएनएजी क्या करेगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पाने के लिए ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करवा सकता है टू गेट एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. दे कैन कमेंट अपॉन द ऑडिट रिपोर्ट एंड बोलेगा एनी कमेंट्स shall be sent by the company to every shareholder and shall be placed before AGM. यानी अगर CNAG का कोई कमेंट आता है तो CNAG ये चाहेगा कि उनका जो कमेंट है that is placed before the AGM and वो चाहेंगे कि उनका कमेंट is sent by the company to every member. यानी CNAG का एक पावर क्या होता है, दे गिव डायरेक्शंस कौन ऑडिटर अपॉइंट होंगे, कैसे होगा, बट इनके पास सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने का हक है टू एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. कितने दिनों के अंदर, विद इन 60 days from the date of receiving the report, they can give directions of supplementary audit. They can comment upon such audit report and comments by CNAG shall be sent by the company. कंपनी भेजेगा to all members, कंपनी ले डाउन करेगा बिफोर AGM क्या चीज, कमेंट्स मेड बाय CNAG. तो सुनने से शायद आपके आंसर में ये वाले लाइंस मिस हो रहे थे, नहीं होंगे. और सुनो, CNAG टेस्ट ऑडिट भी करवा सकता है. मिसिंग एक पॉइंट, टेस्ट ऑडिट भी CNAG करवा सकता है. पक्का ना, चेक करके देखो. वैसे ही एक एस्पेक्ट और है, वेरी फेमस, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12. इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, मटीरियल फ्रॉड रिपोर्टिंग. दिस इज वेरी पॉपुलर. व्हाट इज मटीरियल फ्रॉड रिपोर्टिंग, कि अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर वाला कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है अगेंस्ट द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक खबर जाएगी इन ADT 4. सर 1 हो गया था अपॉइंटमेंट, 2 हो गया था रिमूवल, 3 हो गया था रेजिग्नेशन, एंड अब ADT 4. सिर्फ 1 करोड़ और मोर देख के मत हड़बड़ाना. फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज में ये वाला सेक्शन ट्रिगर हो रहा है. कभी कंपनी फ्रॉड करता है, वो भी ऑडिट रिपोर्ट में जाता है कारों के अनुसार, वो अलग चीज है. यहां पे 143(12) क्या चीज के बारे में कर रहा है वो आपको समझना पड़ेगा. तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट था, वो भी मेरे बुक में था, वो भी आप देखोगे. और अगर बिलो 1 करोड़ होता है तो ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी को बता देता है विद इन 2 days ऑफ डिस्कवरी कितने का फ्रॉड है, कैसा फ्रॉड है. बोर्ड रिपोर्ट में भी आ जाता है इफ इट्स बिलो 1 करोड़. एंड अगर 1 करोड़ उसके ऊपर होता है तो पहले हम 2 दिन के अंदर क्या करते हैं, बोर्ड ऑडिट कमेटी को बताते हैं. बोर्ड और ऑडिट कमेटी को 45 दिन का टाइम देते हैं कि आपके रिप्लाई आ जाना चाहिए, विच इज बेसिकली फॉरवर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. पक्का एवरीवन. तो ये एक फ्लो चार्ट भी आपके बुक में, उसमें अब मैंने बहुत डिटेल में टच किया था, बट अभी मैंने बस हल्का सा टच किया. इट इज अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज. 2-3 फ्रॉड मिला के नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 करोड़ और अब मैं उन फ्रॉड से यहां पर मेरा ताल्लुक है इस सेक्शन के अंदर. पक्का. तो ये पर्पसेस आपने अलग अलग फॉर्म के देखे हैं, 1, 2, 3, 4 अलग अलग पर्पसेस अलग अलग फॉर्म के. नाउ व्हाट इज द डिस्कशन, CRA1, CRA2, CRA3, CRA4, ये क्या चीज है सर, देखते हैं. नाउ बिफोर दैट हम यहां पर अब देखेंगे पहले तो इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो चेक करता है दैट अदर पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर प्रॉपरली ऑपरेटिंग. ये हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करने में, फ्रॉड प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में, सारे लॉ का पालन हो रहा है क्या, कंपनी का गवर्नेंस कैसा चल रहा है, इन चीजों को देखता है. सो इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी है हर लिस्टेड कंपनी के लिए. यस सर, इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी है. पब्लिक कंपनी
जिसका या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इन चारों में से कोई भी ट्रिगर हो जाए, और प्राइवेट कंपनी में भी ये लगता है अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रिगर हो जाए। तो इसको याद करने का मैंने एक टेक्निक बताया था, आप ये याद करो, डी पी बी, सॉरी आई राइट इट अगेन, आप याद करो डी पी बी टी, डी इज डिपॉजिट, एक याद कर लो 25 करोड़, अब सिर्फ डबल करते रहना। पेड अप कैपिटल 50 में ट्रिगर होता है, बोरोइंग्स देखो 100 में ट्रिगर हो रहा है, एम आई करेक्ट, एंड टर्नओवर 200 करोड़ और मोर में ट्रिगर हो रहा है। डिपॉजिट्स का फिगर याद कर लो, दैट इज डिपॉजिट्स इज 25 करोड़ और मोर, अगर आपके अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के भी है। लिस्टेड में तो होते ही कोई फिगर्स देखना ही नहीं है, चाहे आपका पेड अप कैपिटल या टर्नओवर, जानबूझ के एग्जाम में देखा कम कम फिगर, पर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज होते ही यू आर कंसिडर्ड दैट आपका इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी है, बिकॉज स्टैट ऑडिट हर कंपनी के लिए कंपल्सरी होती है, सेक्शन 8 कंपनी के लिए भी, बट इंटरनल ऑडिट हर कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं है, लिस्टेड में हमेशा कंपल्सरी है। सर्टेन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिसमें डीपीबीटी वाले फिगर्स ट्रिगर हो जाएं, या प्राइवेट कंपनी जिसमें बिट्टू वाले फिगर्स सिर्फ बी, बोरोइंग्स एंड टर्नओवर। बोरोइंग्स में ना साल के एंड में नहीं देखना है, एट एनी पॉइंट लैंग्वेज लिखना ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैच, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर अगर आपका बोरोइंग्स, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टडी में साल के एंड में कम दिखाते हैं पर साल के बीच में ज्यादा था, तो मेरा ये ट्रिगर कब हो जाएगा बोरोइंग्स वाला, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर इफ माई फिगर्स आर गेटिंग क्रॉस्ड। सो इंटरनल ऑडिट कहाँ कंपल्सरी है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, इन जगह पर हमारे इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी है। वैसे इसमें हमने क्लास में पढ़ा था रोटेशन ऑफ ऑडिटर कहाँ कंपल्सरी होता है, कहाँ कंपल्सरी नहीं होता है, इसको लेके भी कुछ फिगर्स थे कि इन विच केस रोटेशन ऑफ ऑडिट इज कंपल्सरी एंड इन विच केस रोटेशन ऑफ ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी। लिस्टेड कंपनी में हमेशा कंपल्सरी है, कुछ कुछ अनलिस्टेड कंपनी में भी कंपल्सरी है, वो हम लोग देखेंगे। एंड फॉर विच कंपनी इट इज नॉट कंपल्सरी, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, इनमें रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो केस स्टडी में हो सकता है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे, जहां देखोगे आप रोटेशन नहीं हो रहा है, पर हो सकता है वो इन स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन के अंदर वो पड़ गया हो, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि रोटेशन ट्रिगर नहीं हुआ, सीधा वो देखते ही मत हड़बड़ाइएगा। ओके, फिर हम लोग देखे थे कि कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है, दैट इज द डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, तो इसमें जैसे अगर आप होल्ड कर रहे हैं कोई भी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी, मतलब कोई इसमें वैल्यू नहीं देखना होता है, ओके, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते अपने खुद के कंपनी में, ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, यानी अपने ओशा में आप अगर कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करते हो। पर एक रिलैक्सेशन है आपके लिए नहीं, रिलैक्सेशन इज फॉर रिलेटिव्स, कि जो रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स में होल्ड इन द कंपनी फेस वैल्यू मैक्सिमम 1 लाख, सिर्फ रिलेटिव्स को रिलैक्सेशन है, वो भी सिर्फ अपने कंपनी में, नॉट इन होल्डिंग सब्सिडरी। ओके, और अगर रिलेटिव 1 लाख से ज्यादा होल्ड कर लेता है, रिलेटिव के लिए बार बार मैं बोल रहा हूं, बहुत कंफ्यूजिंग है, रिलेटिव अगर 1 लाख से ज्यादा होल्ड कर लेता है, दे हैव टू डिस्पोज विद इन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन। अंडरस्टूड? तो ये मैंने इसलिए रिपीट किया बिकॉज ये इस फिगर में भी लोग है ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अगर कुछ लोन या क्रेडिट में कुछ खरीदे हो, इंडेटेड हो ओशा के प्रति, ग्रेटर देन 5 लाख, 5 लाख होने से प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटर देन 5 लाख में अगर आप इंडेटेड हो आप नहीं बन सकते। मैंने डिटेल में समझाया है इस रिविजन्स को, अभी से फिगर से खेल रहा हूं। या आपने गारंटी या सिक्योरिटी दिया है इन कनेक्शन विद इंडेटेडनेस ग्रेटर देन 1 लाख, सर मैं कंफ्यूज हो गया था एग्जाम में, इसको भी 5 लाख समझ लिया था, इसलिए आज वापस बोल दिया हूं फास्ट फॉरवर्ड रिविजन में। ओशा में ग्रेटर देन इंडेटेडनेस अगर है तो ग्रेटर देन 5 लाख है, गारंटी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेटेडनेस ट्रिगर होता है ग्रेटर देन 1 लाख। लैंग्वेज मिल रहा है? आफ्टर दिस ऐसे बहुत सारे फिगर्स और भी थे। वैसे ये है एग्जेम्पशन, किससे एग्जेम्पशन है? फ्रॉम रिपोर्टिंग। कहां से रिपोर्टिंग से एग्जेम्पशन है? ऑन IFC-FR। कौन से कंपनी को IFC-FR पे सेक्शन 143 के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी? OPC प्राइवेट कंपनी जो कि OPC हो या स्मॉल कंपनी हो उसको नहीं करनी है, या वो प्राइवेट कंपनी, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ हो, एंड और एक चीज भी देखना, उनका जो बोरोइंग्स बैंकों से
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बॉडी कॉर्पोरेट से है, वो भी लेस देन 25 करोड़ हो, मतलब कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ साल में ना गया हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 इक्वल टू भी नहीं हुआ, दोनों क्राइटेरिया, मेरा दोनों पॉइंट सेटिस्फाई थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं, IFC-FR से रिपोर्ट एग्जेम्पशन प्राइवेट कंपनीज को मिलता है, कुछ प्राइवेट कंपनीज को जो ओपीसी हो, प्राइवेट कंपनीज जो स्मॉल कंपनी हो, या प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ हो एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड जिसका बैंकों से, इंस्टीट्यूशन से, बॉडी कॉर्पोरेट से लिया हुआ बोरोइंग, ये 3 क्राइटेरिया ही सिर्फ इन्वॉल्व है, वो भी लेस देन 25 करोड़ हो, साल में कभी भी वो 25 क्रॉस नहीं किया हो। तुम सिर्फ साल के एंड को नहीं देखोगे लोन वाले में, पक्का ना? कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है? जहां 35 करोड़ और मोर का जिसका टर्नओवर होता है फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स सर्विसेज मिला के। कॉस्ट ऑडिट कब करवाना पड़ता है? जब इसका टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 50 करोड़ एंड मोर हो। एंड सेकेंड चीज भी देखोगे, टर्नओवर फ्रॉम द प्रोडक्ट्स विच आर बिलोंगिंग टू द रेगुलेटेड सेक्टर वाले लिस्ट जो है उसमें 25 करोड़ में ट्रिगर होता है, यानी 35 करोड़ या मोर है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखना कंपल्सरी। रिकॉर्ड्स। अब ऑडिट की बारी, ऑडिट कब करोगे? अगर सारा टाइप का इसका मिला के 50 करोड़ है, हड़बड़ाना मत, सेकंड क्राइटेरिया भी, एंड जो रेगुलेटेड सेक्टर वाले के कारण जो आपके टर्नओवर आ रहे हैं वो 25 करोड़ और मोर हो। सिमिलरली अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर होता है एंड अनरेगुलेटेड सेक्टर वाले क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं, वहां जो आपका टर्नओवर दैट इज 35 करोड़ और मोर, यानी 35 में तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है ही दोनों केसेस में, एंड दिस इज 50 में 25, 100 में 35। स्टार्ट रीडिंग। $35 करोड़ फिगर याद रखोगे, जरूर से भूलोगे नहीं। अब इसी कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स इतना पढ़ने के बाद मन में ख्याल आता है कि क्या कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड से भी एग्जेम्पशन मिलता है? यस, अगर आप SEZ को बिलोंग करते हैं और आपका कुछ एक्सपोर्ट्स जो आता है, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इज 75% और मोर इन फॉरेन एक्सचेंज, कुछ कुछ एग्जेम्पशंस थे, तो वो हम लोग यहाँ पढ़े हैं। आई जस्ट सर्च इट फॉर यू एंड आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जब तक आप एक बार अपने खुद के वॉल्यूम 1B को भी निकाल लीजिए। एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट कब मिलता है? लैंग्वेज देखो, इट इज नॉट एप्लीकेबल इफ द रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, जैसा मैंने बोला था, एक्सीड 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू। एक ये लाइन मिली आपको। नेक्स्ट आप क्या देखोगे? इफ इट इज ऑपरेटिंग इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसा मैंने बोला, तो भी कॉस्ट ऑडिट नहीं करेगा। 1 2 एंड द थर्ड पॉइंट, कंपनी इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने इन हाउस कंजम्पशन के लिए, अपने ही कोई प्लांट के थ्रू, फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट। सो 3 केसेस है कॉस्ट ऑडिट एग्जेम्पशन के लिए। चाहे आपके फिगर्स अट्रैक्ट हो गए हो, बट यू विल बी एग्जेम्प्टेड कब कब? इफ द रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज इज एक्सीडिंग, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, यूनिट इज ऑपरेटिंग इन SEZ, तब मुझे और कुछ नहीं देखना है, या कंपनीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बट अपने इन हाउस कैप्टिव कंजम्पशन के लिए थ्रू इट्स इन हाउस इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट के लिए। मिला 3 पॉइंट्स एग्जेम्पशन। कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको नहीं रखना पड़ता है? इफ इट इज अ माइक्रो एंटरप्राइज और अ स्मॉल एंटरप्राइज, एज पर MSME एक्ट, अगर आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है तो रिकॉर्ड्स नहीं रखना है। अब रिकॉर्ड से नहीं रखना है तो ऑडिट भी नहीं होगी, ऑफ कोर्स। ओके, नाउ CRA 1 फॉर मेंटेनिंग द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, CRA 2 क्या था? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। अब इसका लैंग्वेज देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर रहे थे तो आप ROC को ADT 1 में इन्फॉर्म करते थे विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। ओके, पर यहां पे क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इन CRA 2 इस, ये इंफॉर्मेशन अपॉइंटमेंट की CRA 2 में जा रही है कितने टाइम के अंदर?
within 30 days of appointment, language मिला, or within 180 days from the commencement of the financial year, whichever is earlier. Within 30 days of appointment ये जाता है, और within 180 days from the commencement of the financial year, whichever is earlier. CRA 3 फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, CRA 3 में फॉर्मेट होगा कि इस फॉर्मेट में रिपोर्ट बनेगा. CRA 4 में क्या होता है, कंपनी विल फाइल विद सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days copy of the cost audit report plus explanations by company with the central government. Understood? So company will file copy of the cost report in CRA 4 within 30 days. तो 1 क्या चीज के लिए था, रिकॉर्ड्स के लिए था. 2 क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर within 30 days of appointment or within 180 days from the commencement of financial year, whichever is earlier. तो सपोज तुम 16 सितंबर को अपॉइंट करते हो कॉस्ट ऑडिटर को, ओके, तो तुम बोलोगे मैं तो फिर कर दूंगा 16 अक्टूबर के पहले जमा 30 दिन के अंदर. ये नहीं चलेगा, बिकॉज और एक लैंग्वेज था 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 30 सितंबर के पहले आपका CRA 2 जमा हो जाना चाहिए था. सो दीज आर वेरियस वेज वेयर वी रिमेंबर फिगर्स, फाइन्स, वर्ड्स. एक ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स को लेकर एक फिगर आया था, मैं एक बार आपको ये दिखलाना चाहता हूं, बिकॉज जस्ट अ सेकेंड, कि लिस्टेड कंपनी में रोटेशन हमेशा लगता है, ओपीसी स्मॉल कंपनी में नहीं लगता है. बट इनिशियल में आप देखोगे यहां पर, एक सेकेंड, पेज नंबर, जस्ट अ मिनट, पेज ही ब्लैंक हो गया. पेज नंबर, यस, रोटेशन के लिए ओपीसी एंड स्मॉल में नहीं लगता है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में चाहिए जहां पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी चाहिए जहां पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर हो. कंपनी हैविंग बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट्स ग्रेटर देन 50 करोड़ में भी चाहिए. तो इन 4 केसेस में भी रोटेशन चाहिए. लैंग्वेज ध्यान से देखो, कंफ्यूजिंग फिगर्स है, और एक दिन क्योंकि हम लोग सारे फिगर्स डेज पढ़ रहे हैं तो इट रियली हेल्प्स. लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विद पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रिगर कब होता है, जब पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर. कंपनी हैविंग पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़. करोड़ है सारे. एक और चीज मुझे दिखाना था, पेनल्टी वाला एक सेक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर 147 की पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. अगर एक ऑडिटर जानबूझ के इन सेक्शंस का उल्लंघन करता है तो मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख और 4 टाइम्स द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर. मिला लैंग्वेज ऐसा कुछ आपको, 25,000 मिनिमम. और ऑडिटर अगर कॉन्ट्रावेंशन करता है तो ये लगेगा. जानबूझकर करता है तब उसके ऊपर जेल तक की नौबत आ जाती है, दैट इज 1 ईयर तक का जेल भी हो सकता है. एंड मिनिमम तब 25,000 की जगह 50,000 है, मैक्सिमम 25 लाख और 8 टैक्स विच एवर इज लोअर. तो ऑडिटर अगर इन सेक्शंस का उल्लंघन 139, 144, 145 इनका उल्लंघन जानबूझकर करता है तब मिनिमम 50,000 है, मैक्सिमम 25 लाख और 8 टैक्स. उधर पर मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख और 4x. तो ये थोड़ा लिख करके प्रैक्टिस करने से हो जाएगा. कंपनी अगर कॉन्ट्रावेंशन करता है इन सेक्शंस का तो कंपनी के ऊपर मिनिमम 25,000 है, मैक्सिमम 5 लाख. एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर अगर इन सेक्शंस का कुछ कॉन्ट्रावेंशन होता है, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख. मेन ऑडिटर्स के ऊपर बहुत बड़ा हार्डशिप है अगर ये इन सेक्शंस का उल्लंघन होता है. मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख और 4x विच एवर इज लोअर. पर अगर जानबूझ के होता है मिनिमम 50,000, मैक्स 25 लाख और 8x. 8x इज द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर. और 1 साल तक की जेल भी है ऑडिटर्स के ऊपर. ऊपर से उसको रिफंड करना पड़ता है, सारा रेम्यूनरेशन कॉम्पनसेट करना पड़ता है अथॉरिटीज या कंपनी या क्रेडिटर्स को या मेंबर्स को या जिसको भी लॉस हुआ हो. एंड अगर फर्म कुछ गलती करता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी सारे पार्टनर्स पे नहीं रहती है, जेल की लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी इज ओनली ऑन द डिफॉल्टिंग पार्टनर. सो व्हाट आई हैव डन, वेरियस फिगर्स, पेनल्टीज कई बड़े बड़े रिवीजन क्लासेस में होते हैं, बट एक बार में जब बहुत सारे आ जाते हैं तो हमारा लाइफ थोड़ा बेटर हो जाता है. एक और फिगर यहां पर मैंने देखा था,
जब हम लोग करते हैं ना कि एक फर्म मैक्सिमम 20 कंपनी ऑडिट्स कर सकती है पर पार्टनर इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो 20 का और कंपनी ऑडिट्स का जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो उसमें एक फिगर आता है, देखो इन लोग काउंट नहीं होंगे, ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ हो, वो भी नहीं काउंट होगी। अगर एग्जैक्टली 100 हो काउंट हो जाएगी। प्राइवेट कंपनीज जिसकी पेड अप कैपिटल, यानी व्हाट इज नॉट काउंटेड, डॉप्स, डोरमेंट, ओपीसी, स्मॉल, बट कौन सी प्राइवेट कंपनी काउंट नहीं होगी जिसकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ हो। तो जहां भी फिगर्स, डेज, फॉर्म्स इन्वॉल्व थे, मैंने इस छोटे से डिस्कशन में क्लब करने की कोशिश की है। अगर आप वापस इसको सुनोगे या उसी समय आपने धीरे धीरे सुना है तो कुछ चीजें आप बहुत कुछ चीजें समेट पाए होंगे। और भी रिवीजन डाले हुए हैं चार्ट बुक यूज करते हुए, एमसीक्यूज जिन कोर्सेज में आता है एमसीक्यूज और इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो यूज करते हुए। प्लीज रेफर द प्लेलिस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और एग्जाम के एक दिन पहले इस टाइप के कॉम्प्रीहेंसिव वीडियोस जहां सारे फिगर्स, डेज एक साथ होते हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी कोई आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9830259002। ओके, तो अभी के लिए एक बार हम यहीं थम जाएंगे।